ठीक है भैया। सेंटर ऑफ मास का मास उतना ही होता है जितना क्या होता है भैया बॉडी का मास होता है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है। बॉडी के ऊपर लगने वाला कुल फोर्स क्या आता है, बॉडी के मास इंटू में उसके एक्सेलरेशन के, या सेंटर ऑफ मास के मास और इंटू में उसके एक्सेलरेशन के, क्योंकि तो सारी चीजें क्या होती है भैया आइडेंटिकली होती है। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता तो सेंटर ऑफ मास की स्टेट चेंज नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट स्पीड से ही क्या होगा, चलता रहेगा। उसके बाद फिर मैंने बताया था भैया ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं आता आपके में, ठीक है भैया। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू सिस्टम पार्टिकल, इसकी डेरिवेशन देखिए भैया, ठीक है, ध्यान दीजिए भैया, डेरिवेशन कर रहा हूं। दो सिस्टम और टू सिस्टम पार्टिकल की डेरिवेशन है, ठीक है भैया। देखिए ये भी एक पार्टिकल जिसका मास क्या था m1, और इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या था r1, क्या था r1, स्मॉल r1। डायग्राम के अंदर ये एक पार्टिकल है, इसका मास क्या है भैया m1 है, और इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है r1 है। एक दूसरा मास है, इसका मास क्या है भैया m2 है, इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है भैया r2 है। ये क्या है भैया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या है, ये है आपका y और ये है आपका x, ठीक है भैया, ज्यादा ही कुछ बना दिया, x समझ लो, ठीक है भैया, ये y ये x है, ठीक है भैया। जब ये मास अलग था, पार्टिकल था, तो इसका सेंटर मास इसके अंदर था। जब ये m2 पार्टिकल था तो इसका सेंटर मास इसके अंदर था। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है भैया r2, इसका r1 है, इसका r2। जब ये दोनों मिलकर के एक सिस्टम बन गया तो इनका सेंटर मास कहां पे आ गया, बीच में आ गया। कहां आ गया, बीच में आ गया। उसका पोजीशन वेक्टर क्या है r। अच्छा, इन दोनों को जोड़ने वाला जो फोर्स था उसको हम क्या कहते हैं भैया, इंटरनल फोर्स। और यहाँ पर F1 बराबर में क्या होता है, F2 होता है, लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, याद है, ठीक है। और अगर इन दोनों को एक्सेलरेट कराना है तो आपको इन दोनों के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा भैया, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि वो फोर्स जो सिस्टम को क्या करे भैया, एक्सेलरेट करा दे। अब मैं देख रहा हूं भैया टोटल फोर्स, ध्यान ध्यान दीजिए भैया, टोटल फोर्स m1 पे कैसे निकालेंगे, मास ऑफ m1 इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ m1। टोटल फोर्स m1 पर कितना फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स जो होगा बॉडी के मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। अब m1 पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एक तो लग रहा है F1 और एक लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स F1, ठीक है। इसको हम लिख देंगे m1। a1 को क्या लिखेंगे, आपको याद है एक्सेलरेशन का होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को दो बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा भैया, एक्सेलरेशन। तो भैया पोजीशन वेक्टर क्या है भैया, m1 का पोजीशन वेक्टर, सेंटर मास का पोजीशन क्या है r1 है, इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा भैया, एक्सेलरेशन। r को एक बार करोगे, r1 को करोगे तो क्या आएगा v1, और v1 को दोबारा करोगे तो क्या होगा भैया, समझ गए भैया, ये हो गया। और इसको लिख दिया हमने f1 प्लस कैपिटल F, ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भैया। ऐसे दूसरे में क्या करो भैया, तो दूसरी बॉडी के ऊपर लगने वाला कुल फोर्स, दूसरे मास के ऊपर लगने वाला कुल फोर्स क्या होगा, उसका मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, स्मॉल f2 प्लस कैपिटल F2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा m2, a2 क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, दो बार डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया इसको। और ये क्या होगा F2 प्लस कैपिटल F2, कोई दिक्कत तो नहीं है, सेकंड इक्वेशन होगी। इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन तो क्या होगा, m1 dr1 का डबल डिफरेंशिएशन अपॉन में dt स्क्वायर, और m2 dr2 अपॉन में इसका डबल डिफरेंशिएशन अपॉन में dt स्क्वायर, याद है भैया। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को इस साइड को जोड़ोगे, ये और ये साइड को जोड़ोगे, तो आपको पता है ये f1 f2 के क्या है, बराबर है। f1 f2 एक दूसरे के बराबर है और अपोजिट है, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, जीरो आएगा, केवल आपका क्या बचने वाला है, f1 प्लस f2। अच्छा, यहां से dt d अपॉन में dt स्क्वायर क्या लोगे, कॉमन लोगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m1 r1 m2 r2 अपॉन में यहाँ पर क्या होगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या आ गया, कुल एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आ गया। मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि कुल एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, बॉडी का मास कितना है, m1 प्लस m2। अब बॉडी तो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है ना, ये बॉडी कितने पार्टिकल से मिलकर बनी है, m1 और m2 से, तो उसका कुल मास क्या होगा, ये होगा। और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, बॉडी का कुल मास इंटू में उसका एक्सेलरेशन, आपको पता है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है, याद है। तो हमने लिख दिया F एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, m1 प्लस m2, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या है भैया, कैपिटल R है, क्या है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन, और ये होगी आपकी फोर्थ इक्वेशन। दोनों को इक्वेट कीजिए, ये वाली साइड को इसके बराबर कर दीजिए, ठीक है भैया। तो जब आपने इन दोनों साइड को आपस में बराबर किया तो आपने देखा कि R की वैल्यू क्या आई थी, m1 r1 m2 r2 अपॉन में m1 प्लस
m2, और वेलोसिटी क्या आई थी भैया, आधा आपको उसको डिफरेंशिएट किया था तो क्या हुआ m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन क्या आया था, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो तो क्या आया था m1 a1 m2 a2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है भैया, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, इस तरीके से निकाली थी मैंने। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, मैं इसकी स्क्रीनशॉट नहीं दे रहा क्योंकि ऑलरेडी ये ठीक है भैया आपके पास है, जिसको रिवीजन करना होगा तो यहीं से देख लेगा। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है भैया, एन पार्टिकल के लिए क्या होगा, एन तक चलेगा, एन पार्टिकल के लिए एन तक चलेगा, और वन डायमेंशन बॉडी होगी तो उसके सेंटर ऑफ मास के पास केवल एक कोऑर्डिनेट होगा। टू डायमेंशन बॉडी होगी तो उसके सेंटर ऑफ मास के पास दो दो कोऑर्डिनेट होंगे, और थ्री डायमेंशन बॉडी होगी तो उसके सेंटर ऑफ मास के पास तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई और जेड। याद है? चलो भैया अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया होगा, उसे ध्यान रखना। सेंटर ऑफ मास का जो है आपने फॉर्मूला देखा वो कुछ ये था, ये फॉर्मूला काफी काम का है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला हमने निकाला, सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला था वो क्या था, एम इंटू में आर, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, ऐसे कहते थे। तो ये m इंटू में r होता क्या है, f इंटू में r क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। p इंटू में r क्या था, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, क्या था, या एंगुलर मोमेंटम था। p इंटू में r, m इंटू में r क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मास, क्या होगा, एक्चुअल में ये भी मूवमेंट है, ये क्या है, मूवमेंट है, लेकिन किसकी वजह से मूवमेंट है, मास की वजह से मूवमेंट है। फोर्स की वजह से जो मूवमेंट होती है उसको टॉर्क कहते हैं, और मोमेंटम की वजह से जो मूवमेंट होती है उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो जब हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं ना, तो हर पार्टिकल की मूवमेंट को क्या करते हैं भैया, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, m1 r1 पहले पार्टिकल की मूवमेंट ऑफ मास, m2 r2 दूसरे पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ मास, m3 r3 मूवमेंट ऑफ मास। हम क्या कर रहे हैं भैया, यहाँ पर सारे मासेस की, पूरी बॉडी के जितने भी मासेस हैं सबके मूवमेंट ऑफ मास को क्या कर रहे हैं, ऊपर ऐड कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक फॉर्मूला बनता है ना, ये होता है टोटल मूवमेंट ऑफ मास। नीचे क्या लिखते हैं भैया हम, m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी क्या, नीचे क्या लिखते हैं, टोटल मास। तो भैया ये जो फॉर्मूला है ना, ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है, जो एक्चुअल फॉर्मूला है। ठीक भैया, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मूवमेंट ऑफ मास डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है भैया, ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा, तो इसका क्या यूज है, अभी आपको पता लगा। बेसिक फॉर्मूला आपका यही है सेंटर ऑफ मास का। ठीक है भैया, चलो भैया यहां से और कुछ चीज नहीं आनी है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना छोटा दिख रहा है उतना ज्यादा खोटा है। मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं जानता हूं भैया क्या होता है, वी नो, बॉडी पे लगने वाला कुल एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, मास ऑफ बॉडी इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद है? मैंने क्या कर दिया, इफ एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, यदि ये जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, मास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। आपको पता है मास कभी जीरो नहीं हो सकता, क्या जीरो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जरूर जीरो हो सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो का होने का मतलब क्या होता है भैया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, कांस्टेंट। कैसे पता भैया, आएगा है नहीं, कॉल करेगा सुबह। ठीक है, अब देखिए इसको हमने कांस्टेंट कैसे लिखा, तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी वेलोसिटी ऑफ सेंटर, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। तो अगर भैया किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो चीज क्या है, कांस्टेंट। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगल सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान है, और ये आएगा 2 मार्क्स का आएगा। तो ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते भैया। ठीक है भैया, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। अब यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यदि आपने बाहर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। समझ गए भैया? चलो आगे बढ़ते भैया। ठीक है भैया, सब बेकार चीज है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इस चैप्टर से वही क्वेश्चन करना,
और जो क्वेश्चन दूंगा वो करके लाना, अगर इस चैप्टर में अच्छे नंबर लाने। कल आपका चैप्टर रिवाइज होगा, चैप्टर नंबर 1 और 2 पूरा करा दूंगा थ्योरी, ठीक है भैया। और जो क्वेश्चन दूंगा वो करके लाना, ठीक है भैया। आज आप अपनी तरफ से रिवाइज कर लेना, क्योंकि कई सारे टॉपिक में छोड़ दूंगा जो आसान है, जो हार्ड रहेंगे केवल वही कराऊंगा मैं, ठीक है भैया। तो 1 और 2 अपना देखिए, मेरे हिसाब से चलोगे, टारगेट बना के चलोगे ना, तो चीजें बड़ी आसान होंगी। थोड़े आप कर लो, थोड़ा मैं करा दूं, पूरा हो जाएगा। लेकिन रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना, ये फिजिक्स है। अगर आप रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, एग्जाम में कितना भी आता होगा आप एक अक्षर नहीं लिख सकते, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आपने रिटर्न में प्रैक्टिस की है तो अपना हाथ अपने आप चल जाएगा, भूल भी जाओगे फिर भी हाथ चल जाएगा वहां पे, ठीक है भैया। तो इसलिए कह रहा भैया, रिटर्न में, फिजिक्स में जितनी ज्यादा रिटर्न में प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और जितनी आपने बार बार उसको रट रखा है और रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं किया, चाहे आपने कितना भी समझ रखा हो, नहीं लिख सकते आप। 4-5 लाइन लिखोगे उसके बाद कंफ्यूज होगे, ठीक है भैया, क्योंकि ये एक्सपीरियंस नहीं है आपको ना लिखने का, तो एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, ठीक है भैया। रिटर्न में प्रैक्टिस करना, पहले बता दे रहा हूँ। अब देखिए भैया, कह रहा फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना। ये क्या है भैया, आपको एक ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास निकालना है। लैमिना मतलब होता है शीट्स। अब ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, तो भैया देखिए हमने क्या किया है, हमने कंसेप्ट निकाला है, जहां पर उस ट्रायंगल के तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट। मीडियन क्या होता है, तो वर्टिसेस से खींची गई लाइन जब साइड पर गिरती है तो उस साइड को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। उस लाइन को हम क्या कहते हैं भैया, मीडियन कहते हैं। अब देखिए भैया, यहां से एक वर्टिसेस से खींची गई लाइन है, मक्खी बैठी क्या, अच्छा पहले से रेडियो बताओ। इसके वर्टिसेस यहाँ से खींची लाइन, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। यहाँ से खींची गई लाइन, तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, यानी क्या भैया, मीडियन है। ये ट्रायंगल के तीनों मीडियन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी इस पॉइंट पर, जी पर, तो इसी पर क्या है भैया, सेंटर ऑफ मास है। ये तो खैर ये क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए इसको इतना सीरियसली मत करना, ठीक है भैया। अब जो क्वेश्चन आने वाला देखिए, ध्यान दीजिए, और मैंने करा भी रखा उसको पहले, तो खैर ये देखिए भैया, पहला क्वेश्चन ये है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको पता ही है। सेंटर ऑफ क्या है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास M1 R1 M2 R2। 2 पार्टिकल का है तो 2 तक ले दो, 3 का होगा तो 3 तक ले आना, ठीक है। अपॉन में M1 प्लस M2। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था भैया, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में M1 प्लस, यहाँ पर M1 क्या, पहला पार्टिकल, V1 क्या उसकी वेलोसिटी, M2 क्या दूसरा पार्टिकल, V2 क्या उसकी वेलोसिटी। दोनों को ऐसा करोगे तो आया सेंटर ऑफ मास की टोटल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन निकालना तो भी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का ही है, ये भी सेंटर ऑफ मास का ही है। M1 A1 M2 A2 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक 2 पार्टिकल है, जिस पहले का मास क्या भैया M1 है, दूसरे का मास क्या भैया M2 है। उसका R1 ये दे रखा है आपको, R2 ये दे रखा है आपको, बताइए सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो भैया क्या लिखना है, M1 की जगह पे 100 ग्राम, R1 की जगह पे 2I प्लस 5J प्लस 13K प्लस M2 की यहाँ पे क्या होगा 300, और R2 की यहाँ पे क्या होगा, कर लोगे, हो गया। फिर आपको सेंटर मास की वेलोसिटी भी निकालनी है। क्या निकालनी है, पोजीशन और वेलोसिटी, वेलोसिटी सेंटर मास निकालनी है, ठीक है भैया। वेलोसिटी सेंटर मास निकालने के लिए क्या है, उड़ गई, चलो भैया। अब देखिए भैया, समझ गए, उसकी लास्ट चाहिए मुझे, आराध्य गर्दन उखाड़ ले उसकी, चल छोड़, रहने दे, माफ कर दे, माफ कर, छोड़, जान दे। एक आध जने का खून पी लेगा तो अपने आप ही मर जाएगा, हर्षिता के बाद मर जा, वरना हो उसका खून तो है ही नहीं उसमें। देखिए भैया, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए M1 क्या रखोगे बेटा 100, V1 क्या रखोगे 100I माइनस 7J माइनस 3K, M2 क्या रखोगे 300, V2 क्या रखोगे 7I माइनस 9J प्लस 6K अपॉन में टोटल मास। हो जाएगा भैया, हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते भैया, कोई अननेसेसरी बात करता मिल गया तो भैया अपनी हालत का जिम्मेदार खुद होगा। मैं पागल नहीं हूं, मैंने रिवीजन करा, मैंने करा दिया है चैप्टर, और आराम से कराया, बहुत तेज नहीं कराया। लगातार क्लास ली, बात अलग है, तो मैं चाहता हूँ छुट्टी भी कर देता, लेकिन मैं क्लास ले रहा हूँ तो मतलब कुछ सोच समझ के ले रहा हूँ, क्योंकि इतना लाइटली मैं लेता नहीं फिजिक्स का पेपर, ठीक है भैया, तो आप भी लाइटली मत लो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, अभी एक सैंपल पेपर भी करेंगे, ठीक है, और किसी स्कूल का, फिर कल दूसरा सैंपल पेपर कराऊंगा,
रिवीजन के साथ। तो अगर 4 सैंपल पेपर कर लोगे तो 4 सैंपल पेपर से वहीं से पेपर आ जाएगा आपका, ठीक है। किसी के पास पुराना पेपर पड़ा होगा अपने स्कूल का फर्स्ट टर्म का तो वो भी ले आएगा, ठीक है, वो भी करा दूंगा मैं, ठीक है। प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे ज्यादा अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान पेपर को देखें। रीजन क्या होता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर होता है ना उसकी मेंटेलिटी एक जैसी होती है, वही टीचर बना वही क्वेश्चन बनाता है, वो वही पेपर देता है, 2 साल बाद एक पेपर रिपीट हो जाता है, ठीक है। सरकारी स्कूल में क्या होता है 15-20 पेपर बन के आता है, उसमें से कोई एक पेपर सिलेक्ट होता है, ठीक है, कहीं किसी का भी। देखिए भैया, देखिए क्या कह रहा भैया, 3 पार्टिकल है M1 M2 और M3, 3 पार्टिकल है M1 M2 M3। आप देखिए, और ये कहां पे रखे हुए हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे। कहां पे रखे हैं आप, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे अगर रखे होंगे तो भैया क्या होगा, साइड क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ए है, क्या है ए। तो भैया कह रहा है भैया सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा इसका, तो भैया ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि अपने को एक वर्टिसेस कहां पे रखना है, ओरिजिन पे, कहां रखना है, और ये ऐसे रखना है, यहाँ पे हमेशा देखना एक साइड भी क्या होगी भैया एक्स एक्सिस पे, ठीक है भैया। तो ये आपकी यहां से आता क्या हो गया ए, क्या हो गया ए, ये भी क्या हो गया ए, ये भी क्या हो गया ए। तो M1 कहां हो जाएगा ओरिजिन पे, M2 कहां हो जाएगा भैया, M2 को कोऑर्डिनेट बताओ कोई मेरे को, M2 को कोऑर्डिनेट बताओ, A,0, A,0 कैसे पता भैया, मुझे पता साइड क्या है इसकी, यहां से यहां तक ए, एक्स एक्सिस पर है तो y की वैल्यू क्या होगी 0, केवल क्या होगी x की वैल्यू जो कि क्या है आपकी a है। अच्छा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो भैया अपने को पता है यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो इतनी तो होगी a/2, और y की वैल्यू क्या होगी इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर निकाल लोगे, बस हो गया। अब सेंटर मास निकालना है, एक ऐसी बॉडी है 2 डायमेंशन बॉडी, कैसी बॉडी है, क्योंकि प्लेन में बना रखा है इसका चित्र, जो चित्र प्लेन में बने उसका मतलब वो कैसी बॉडी है 2 डायमेंशन बॉडी, और 2 डायमेंशन बॉडी के 3 मास है, कितने मास है इसके, तो इसका सेंटर ऑफ मास के पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्सियम और वाईसीएम। एक्सियम कैसे निकलेगा M1 x1, x1 क्या है भैया 0,0, M1 x1 की वैल्यू क्या है, तुझे कह रहा हूं तुझे, हाँ बोल कुणाल, x1 क्या है यहां पर, M1 जहां पे रखा वहां की x की वैल्यू बता चल, छोटा है, अच्छा तेरे को भी नहीं दिख रहा क्या बेटा, अच्छा नहीं उसको कह रहा हूं मैं, अभी नाटक करवा ले तो साले को अभी दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा, देख यहां के कोऑर्डिनेट बता कितने होंगे, ओरिजिन पे रख दिया मैंने, 0,0 होते हैं ओरिजिन कोऑर्डिनेट, M1 जहां पे रखा वहां की x की वैल्यू क्या होगी है 0, मैं x की वैल्यू पूछ रहा हूँ, 0, क्या होता है, ये तो एक ही होगा ना, x मतलब एक ही होगा, ठीक है भैया। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भैया, तो A,0, और यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भैया, तो आपको बता दूं x की वैल्यू क्या होगी a/2, और y की वैल्यू क्या होगी ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस दे रखा है, बेस क्या है भैया a/2, हाइपोटेन्यूज क्या है a, तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा √3/2a, ये हो जाएगा आपका, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। M1 क्या है भैया, M1 x1 क्या है 0, M2 क्या है भैया, M2 x2 क्या है a, M3 क्या है, M3 x3 क्या है a/2 डिवाइड बाय कुल मास M1 + M2 + M3, समझ गया। ऐसे क्या होगा YCM निकालोगे, YCM क्या होगा M1 Y1, M1 क्या है भैया, M1 Y1 क्या है भैया 0, M2 क्या है भैया, M2 Y2 क्या है 0, M3 क्या है भैया, M3 Y3 क्या है, कर लो, एक्सीएम आ गया वाईसीएम आ गया, सॉल्व कर लीजिए, एक्सीएम वाईसीएम की वैल्यू को दोनों को ब्रैकेट में दिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्सीएम की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर क्या होगा वाईसीएम, एंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो चलो आगे बढ़े, अब ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ठीक है भैया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आने वाला है, ठीक है भैया, ये हार्ड क्वेश्चन है, अगर आएगा हाँ करवा रखा मैंने उसे, ठीक है। देखिए देखिए भैया, किसी के स्कूल में एसएल इस्तेमाल करती है मैडम, हाँ तो हो सकता है ये आ जाए फिर, ठीक है, तेरा हो गया ना, तेरा पेपर पड़ा होगा ऐसे आसान, बहुत आसान पेपर है, पूरा भी किसी का पेपर कराऊंगा तो आपको लगे सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने जो बता रखे हैं वही आ रखे हैं, A to Z वही आ रखे हैं, एक आध क्वेश्चन है फिर हो जाए कोई बात अलग है। देखिए भैया कह रहा भैया एल शेप्ड लैमिना है, क्या है ये एल शेप्ड लैमिना है भैया, इसका एल शेप्ड लैमिना भैया, इसका कुल मास क्या है 3 किलोग्राम है, तो इस एल शेप्ड लैमिना को 3 हिस्से में काटा गया है, तीनों हिस्से क्या है स्क्वायर है, तो हर पार्ट का मास क्या होगा 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, और हर पार्ट का मास क्या होगा,
जैसे इस वाले पार्ट को देखा जाए तो इसका मास कहाँ पे होगा, C1 पर, इसका मास कहाँ पे होगा, C2 पर, इसका मास कहाँ पे होगा, C3 का मास क्या होगा 1 किलो, C1 का मास भी क्या होगा 1 किलो, C2 का मास भी क्या होगा, क्योंकि तो सब ये सारे के सारे क्या है भैया, C1 C2 C3 सेंटर मास है, जो पार्ट काटे उनके क्या है भैया, सेंटर मास है, और सेंटर मास का मास उतना ही होता है जितना बॉडी का क्या होता है भैया, मास होता है। अब देखिए भैया इस पहले C1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ मेरे को, कौन बताएगा C1 के कोऑर्डिनेट्स? C1 के कोऑर्डिनेट बताओ, तू बता भाई कुणाल, आजा तू इधर आजा, हाँ मार के पढ़ाऊंगा तेरे को, C1 के कोऑर्डिनेट्स बता। ये 2 है, आजा इधर आजा बेटा, ये क्या है ओए, ये क्या है भैया 1, तो C1 कहाँ पे होगा, C1 के x की वैल्यू बता। हाँ 0,0 0,0, ये 1 है, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या 1 है। मैं मारूंगा इसलिए नहीं कि तेरे को नहीं आया, तूने गलत बताया, मारूंगा इसलिए क्योंकि मैं तेरे से पूछूंगा तू नहीं बताएगा और मेरा टाइम खराब होगा, लेकिन मैं फिर भी खराब करूंगा और फिर मैं और मारूंगा तुझे। अब देख C1 को बोला, दोबारा देख, अब ये 1 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 1। आज थोड़ा ध्यान दिया कर बेटा पढ़ाई, 1 मिनट जा, रुक जा, अब देख, अब तू कहेगा हाँ भैया यही था। कौन, किसका फोन बजाए, किसका है, दोस्त का कॉल उठाएगा, इतना बड़ा हो गया तेरा दोस्त या तू, ठीक है। C1 की वैल्यू बता क्या होगा, देखिए A क्या, तो ये C1 जो है वो आधे पे रखा हुआ है ना, तो 1 का आधा क्या होता है, 1 का आधा 2 होता है, 2 होता है 0.5 में, x की वैल्यू 0.5, ये 1 है, y की वैल्यू क्या है, आधी पे, अब ये 1 है तो C1 क्या है आधे पे, ये भी क्या होगा 0.5, ठीक है। ओए यहाँ का कोऑर्डिनेट बता दे, अब यहाँ का बता दे वरना जान से मार दूंगा, तो आज पक्की बात है। x की वैल्यू बता, x की वैल्यू 1 आधा क्या हुआ 1.5, y की वैल्यू क्या होगी 1 मीटर की आधा 0.5। अब तू आगे बैठी यहाँ पर, यहाँ से हिलियो मत कभी भी, ठीक है, तेरी सीट फिक्स होगी। तो बता बे x की वैल्यू बता, ये 1 है, ये क्या है आधे पे है 0.5, और y की वैल्यू क्या होगी 1 और आधा, क्या हुआ खत्म हो चुका क्वेश्चन। कैसी बॉडी है, 2 डायमेंशन बॉडी है, सेंटर ऑफ मास के पास 2 कोऑर्डिनेट होंगे एक्सियम वाईसीएम, एक्सियम की वैल्यू क्या होगी m1 x1, m1 की वैल्यू क्या है 1 किलो, x1 की वैल्यू क्या है, C1 के कोऑर्डिनेट बताओ 1 0.5, m2 की वैल्यू क्या होगी 1 किलो, x2 की वैल्यू क्या होगी, C2 के सेंटर मास बताओ ना 1.5, m3 क्या है 1 किलो, और उसके सेंटर मास, सेंटर की वैल्यू क्या है x, समझ गया, ये आ गया एक्सियम आ गया, वाईसीएम क्या होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, समझ गया भैया, समझ गया, पढ़ाई में ध्यान दे दे, अरे बक्कल तार दूंगा ना तेरा। अब देखिए भैया, हाँ टी वाला करा हूँ, अरे बेकार है, करा रखा है मैंने, हाँ अब भाई 2 घंटे में ये चैप्टर पूरा हो जाए बहुत बड़ी बात है, समझ गया, मैं काम की चीजें करा रहा हूँ इसलिए, जो काम किया अभी। ये देखिए वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन छठा तो लिखा दो सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये हर बार पेपर में आता है, पिछले साल का भी देख लो, उठा के देख लो, ये होगा पेपर। अब ये भैया कह रहा है सर्कुलर प्लेन, ये भी आ सकता है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है भैया, कह रहा है भैया एक सर्कुलर प्लेन है, ठीक है भैया, a circular plane uniform thickness has diameter of 56 सेंटीमीटर। देखिए भैया, अच्छा इन तरह के क्वेश्चन, चलो ये वाला भी कवर कर लेते हैं, ठीक है, वरना आपके मन में रिग्रेट रह जाएगा कि आपने नहीं किया। देखिए ये दोनों ये जो ना क्वेश्चन नंबर 5वां और 7वां, क्वेश्चन नंबर 5वां और 7वां, उनको एक ही कंसेप्ट से करना है, ठीक है भैया। देखिए एक फॉर्मूला बना दे रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है, देखिए मान लीजिए आपको शीट का मास नहीं पता, लेकिन आपको शीट का एरिया पता है, क्या पता है एरिया। तो सेंटर मास कैसे निकाला जाए, ठीक है, तो मैंने मान लिया ये जो शीट बनी है, जो आपकी शीट है,
इसके पर यूनिट एरिया का मास क्या है, सिग्मा, या कुछ भी मान लो, ठीक है। पर यूनिट एरिया का मास क्या है, पर यूनिट एरिया का मास समझते हो, 1 मीटर स्क्वायर का मास, 1 मीटर स्क्वायर का मास कितना है, सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर का मास कितना होगा, 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर का मास क्या होगा, 3। जितना भी आपको एरिया दे रखा होगा उसका मास आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो मैंने मान लिया जो शीट है ना आपका, इसका पर यूनिट एरिया का मास सिग्मा है। इसका एरिया कितना है, इसकी लंबाई है 8 मीटर, इसकी चौड़ाई है क्या भैया, 2 मीटर, क्या है 2 मीटर। तो एरिया कितना हो गया, 16 मीटर। कितना हो गया, मैंने इसको ले लिया A1, क्या ले लिया, इसके पर यूनिट एरिया का मास कितना है, सिग्मा। तो A1 यूनिट एरिया का मास कितना होगा, A सिग्मा। कितना होगा, इसके पर यूनिट एरिया का मास क्या है, सिग्मा। हमने मान लिया A1 की वैल्यू हमें पता 16 क्या है, तो 16 सिग्मा हो जाएगा ना इसका आंसर। तो A1 की वैल्यू 16 सिग्मा एरिया, ठीक है। नीचे का एरिया मान लिया A2, इसका एरिया क्या है, 6 गुणे में 2 क्या होगा, 12, क्या होगा 12, लेकिन मैंने उसकी वैल्यू रखी है A2। इसके पर यूनिट एरिया का मास कितना है, सिग्मा, तो 12 यूनिट एरिया का मास 12 क्या होगा, 12 सिग्मा, यानी A2 सिग्मा। ये हो गया आपका भैया M1 और ये हो गया आपका M2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको पता है भैया ये जो इस वाले पार्ट का मास है वो कहां पे लाई करेगा, O2 पर, सेंटर ऑफ मास पर, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है उसका मास कहां पे लाई करेगा, O1 पर। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो भैया पता लग गया। अब ये बोल रखा है कि भैया इसका सेंटर ऑफ मास निकालो इस O पॉइंट से, इस O पॉइंट से O1 की दूरी कितनी है। पहली बात तो एक बात ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन में आप सिमेट्री देखना, ये किसके अलोंग सिमेट्री है, ये जो T बना हुआ है ये किसके अलोंग सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है कि उसको काटो तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। किसमें डिवाइड हो जाए, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो ये जो बॉडी है आपकी, काटो एग्जैक्टली सेम हो, कैसे, बीच में से ऐसे काटो तो नहीं होगी सेम, क्या नहीं होगी, क्योंकि नीचे वाले पार्ट का मास की एरिया कितना भी है 12, ऊपर वाले पार्ट का मास कितना है, ये एग्जैक्टली सेम तो है नहीं, डिफरेंस आ गया। तो इसलिए हम बीचों बीच से काटेंगे, जो लाइन खींची है डॉटेड लाइन उसके अलोंग काटेंगे, तो 2 इक्वल पार्ट में, जिसके अलोंग भैया, जिसके अलोंग बॉडी सिमेट्री, किसके अलोंग सिमेट्री है इसकी, वाई के अलोंग। तो भैया इसका ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास वाई पे ही लाई करेगा। किसके लाई करेगा, अगर कोई पॉइंट वाई पे लाई कर रहा है तो वहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर इसकी सिमेट्री एक्स के अलोंग होती तो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता, एक्स के अलोंग, और वाई की वैल्यू क्या होती, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई कर रहा है, इसकी सिमेट्री वाई का होगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास में जो सी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लिख दीजिए आंख बंद करके, एक्सीएम क्या आ गया आपका ना 0, क्या आ गया, एक्सीएम क्या आ गया 0। अब सारी जद्दोजहद जो है हमारी वाई के लिए है, क्या है, वाई से। तो भैया अपने को पता है पहली वाई की वैल्यू ये y1 हो गया, क्या हो गया, पता लगा टाइम का, ठीक है। अब देखिए M1 की दूरी कितनी है भैया, M1 की वैल्यू क्या है, A1 सिग्मा, क्या है, और इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है भैया, y1 की वैल्यू कितनी होगी, अब ये कितनी होगी, y1 ये है ना, O से निकालना, O से इस पॉइंट से निकालना, तो क्या होगा, y1 ले लिया, y1 की वैल्यू क्या है, 1 मीटर, क्या है, क्योंकि तो ये 2 मीटर है पूरा, तो ये क्या होगा, O1 कहां पे होगा, 1 मीटर पे होगा। अच्छा M2 कितना है, A2 सिग्मा, A2 इसका सारा मास कहां पे आएगा, यहाँ पे, O से इसकी दूरी कितनी होगी, क्या होगी भैया, ये भैया पूरा 6 मीटर है, तो क्या होगा 3 और ये क्या होगा 2, तो y2 की वैल्यू क्या होगी, y2 क्या होगा भैया 5, और ये क्या होगा 1 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यह हमें एक्सीएम की वैल्यू पता है, वाईसीएम की वैल्यू निकाले, तो वाईसीएम क्या होगा, M1 y1 M2 y2 अमाउंट में M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू क्या है भैया, सिग्मा A1, और y की वैल्यू क्या है, ये तो M1 हो गया, ये क्या हुआ M1 हो गया, और M1 में y1 लगा दीजिए, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला बना रहा हूं मैं इसका। ये क्या हुआ, M2 की वैल्यू क्या है, सिग्मा A2, और y की वैल्यू क्या है भैया, y2, अपॉन में क्या होगा M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा A1, और इसकी क्या है, सिग्मा, अब देखिए सिग्मा सिग्मा कॉमन ले लीजिए, ऊपर से नीचे से कैंसिल हो गया, क्या हुआ A1 y1 A2 y2 A1 प्लस A2, ये भी क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया। जब भी ऐसी बॉडी दे रखी हो जिसका मास नहीं दे रखा हो, जिसका एरिया दे रखा हो, तो आप उसका सेंटर ऑफ मास इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए भैया
अब मैं इसी के ऊपर अप्लाई करता हूँ, सारे मास को भूल जाओ, मास नहीं निकालना आपको। क्या करना है, A1 क्या होगा भैया, इसका एरिया कितना होगा 16, ठीक है। इसका सेंटर कहां पर है, O से 1। A2 क्या होगा भैया 12, इसका सेंटर कहां है O से 5, ये क्या हुआ 16 प्लस 12, ये क्या हो जाएगा भैया आपका 60, 76 डिवाइड बाय 28, क्या आ गया भैया, आ गया आंसर। किसको नहीं इसको पंखा ना चले तो दिक्कत, एसी ना चले तो दिक्कत, एसी तेज चल जाए तो दिक्कत, पंखा तेज चल जाए तो दिक्कत, दिक्कत ही है, तो फिर तू मरी जा। ठीक है भैया, अब ज्यादा आसान है, केवल आपको एरिया का पता होना चाहिए, यहां पर मास निकालने की आवश्यकता हो गया, सेंटर मास, आंसर आ गया, पीछे देख लो, मैच करा लो। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, A1 उसका सेंटर की दूरी जहां से निकालना है, A2 उसके सेंटर की दूरी जहां से निकालना है, अपॉन में A1 प्लस A2, 76 बटे में 28, काटोगे पीटोगे तो क्या आएगा, हैज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 76 बटे में 28, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ जाओ भैया, देख लीजिए कहां गए भैया, ये देखो 76 बटे में 28 आ गया ना, आ गया, तो पिछले वाले से ज्यादा आसान है। अब देखिए इस वाली बॉडी में भी देखो, इस वाले में देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भैया, a circular plane of uniform thickness has the diameter, डायमीटर दे रखा है, डिस्क है, तो रेडियस पता है, एरिया निकाल लेंगे अपन लोग, क्या होता है, देखिए क्या होता है, ये है आपका डिस्क है, और इसका जो डायमीटर है ये क्या है, कितना है 56, क्या है 56, तो इसका रेडियस क्या होगा 28, क्या होगा, ठीक है सुन लीजिए। अब देखिए बड़ी डिस्क है, तो इसका सेंटर कहां पे लूंगा 0,0 पर, क्या लूंगा, इसका एरिया निकाल सकते हो, A1 क्या होगा 28 दे रखा है इसका, और 56 इसका डायमीटर है, तो 28 इसकी क्या होगी रेडियस, तो एरिया क्या होगा इसका पाई 28 का स्क्वायर, ये एरिया आ गया इसका। अच्छा इसके एरिया के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0, एक आपको ये लेना है, ठीक है। अब क्या करना भैया, एक एंड से आपको क्या करना, किसी भी एक एंड से, चाहे ऊपर से नीचे से, लेकिन एंड एक ही होना चाहिए, उस एंड से आपको एक दूसरी डिस्क काटनी है, और जिसके डायमीटर कितना भैया, इसका डायमीटर कितना है भैया 42, ठीक है भैया, तो अब एक एंड से लिख लो 42 डायमीटर काट लो, ठीक है, ये 42 डायमीटर का मैंने काट लिया। अब 42 डायमीटर का जो, अगर 42 डायमीटर है इसका, तो उसका सेंटर कहां पर होगा, इसका रेडियस क्या होगा, इस सेंटर ले लेते हैं, ठीक है, इसका सेंटर यहां पर कहीं होगा, तो इसकी रेडियस क्या होगी 21, क्या होगी, तो इधर से कितनी होगी 21, 21, तो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अपने को पता है यहां से यहां तक की दूरी क्या है 28, ये क्या है 21, तो ये क्या होगा 7,0, y की वैल्यू तो 0 होगी ना, क्योंकि एक्स क्या लॉन्ग है, ये पूरा का पूरा मटेरियल किसका लॉन्ग है भैया एक्स, और ये क्या है भैया y, और ये बॉडी किसके लॉन्ग सिमेट्रिक है, अगर ये देखो, ये बॉडी देखो आपको ऐसा चांद चंद्रमा दिख रहा होगा, ईद वाला चांद दिख रहा होगा आपको, तो अगर आप ऐसे काटोगे तो ये सिमेट्रिक तो है नहीं, इस वाले पोर्शन के पास ज्यादा मास होगा, अगले वाले पोर्शन के पास कम मास होगा, अगर बीच में से काटोगे तभी ऊपर और नीचे वाले पोर्शन क्या होंगे आइडेंटिकल होंगे, तो यानी इसकी सिमेट्री किसके लॉन्ग है एक्स के लॉन्ग, अगर एक्स के लॉन्ग सिमेट्री है तो वाईसीएम की वैल्यू क्या होगी 0। अब एक्सीएम के लिए सारी जद्दोजहद है, तो यहाँ पर एक्सीएम थोड़ा अलग तरीके से निकाला, क्योंकि यहाँ पर आपने बॉडी को रिमूव किया है, बॉडी को, तो इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा A1x1 माइनस A2x2 अपॉन में A1 माइनस A2, समझ गए, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब A1 बताओ किसका था, बड़ी वाली डिस्क का एरिया कितना, जो कितना था भैया पाई 28 का स्क्वायर, अच्छा उसका सेंटर कहां पे था 0,0 पर, यानी x की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। A2 किसका था, छोटी वाली डिस्क का एरिया, वो क्या होगा पाई 21 स्क्वायर, और उसका सेंटर कहां पे था 7,0 पर, क्या था -7,0 लिखना, क्योंकि भैया आपने लेफ्ट में लिया पॉइंट, क्या लेना
-7 पे था, x की वैल्यू क्या थी, समझ गई। और क्या होगा, पाई 28 स्क्वायर माइनस पाई 21, लेफ्ट में इसलिए माइनस लिया है, किसने पूछा, ठीक है, लेफ्ट में इसलिए माइनस लिया है, ठीक है। जो इधर से काटता तो पॉइंट इधर आता, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट होता 0,7,0। सेंटर मास आ गया, आपका आंसर आ गया। सेंटर मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो लिखना, और वाई की वैल्यू यहाँ से 0 लिखनी है, ठीक है भैया। खत्म हो गया क्वेश्चन भी, आसान क्वेश्चन है, बस आपको एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है भैया, देखिए पता नहीं रॉड लिख रखा है आपके सिलेबस में, तो रॉड का भी सेंटर मास में ड्राइव करा दे रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा ये रेक्टिफिकेशन लगेगा, ठीक है। इसका रीजन ये है क्योंकि भैया, हाँ, क्योंकि मैंने इसके बेसिक्स आपको नहीं बताया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन के थ्रू आएगा, किसके थ्रू आएगा, तो देखिए भैया इसके बेसिक्स नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है भैया। अपने को पता है भैया सेंटर मास क्या होता है, सेंटर मास का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मूवमेंट ऑफ मास, ठीक है भैया, अपॉन में टोटल मास, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए भैया मैंने रॉड बना दी, क्या बना ली, ठीक है, आपको इसका सेंटर मास निकालना है। वैसे रॉड का सेंटर मास उसके सेंटर पे लाई करता है, अगर रॉड यूनिफॉर्म है तो उसके सेंटर पे L/2 पे, इसकी लेंथ क्या है भैया, L है, क्या है, पूरी लेंथ L है। तो भैया इसके हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्या है, तो भैया सबसे पहले एक काम करो, एक छोटी सी एलिमेंट ले लो, इसे कहते हैं एलिमेंट। इस एलिमेंट की लंबाई कितनी है, dx, क्या है, dx। अच्छा, इस रॉड का कुल मास दे रखा है इस क्वेश्चन में m, क्या दे रखा है, इसकी कुल लेंथ दे रखी है l, तो l मीटर का मास कितना है भैया, m है, तो m मीटर का मास कितना होगा, m बाय में l, m मीटर मतलब 1 मीटर, l मीटर का मास कितना है भैया, m किलो, तो 1 मीटर का मास क्या होगा, अब पता लग गया 1 मीटर का मास तो अपना ये है, 1 मीटर का मास क्या है, m बाय में l है, तो कितने मीटर का मास भी निकालना तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया 1 मीटर का मास इतना है, तो 2 मीटर का मास क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मीटर का मास, तो मैंने कहा इस एलिमेंट का मास कितना होगा, तो इसकी लंबाई कितनी भैया, dx मीटर कितनी है, और आपको पता है 1 मीटर का मास कितना है, m बाय में l, तो इसका मास क्या होगा, dm, dm की वैल्यू क्या होगी, m इंटू में m अपॉन में l इंटू में dx। इस छोटे से एलिमेंट का मास इतना आ गया, ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट का मास क्या आ गया, इतना आ गया। यार रिकॉर्डिंग खत्म होने वाली है, हाँ? अब मैं मुंह थोड़ा ना पूछूंगा इससे, गिर गया, ठीक है भैया, चलो खत्म ही हो गया, थोड़ी देर वेट करते हैं।